प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्यान माला की श्रृंखला में आज मेरे वक्तव्य का विषय है रीतिकालीन साहित्य पर आधारित अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अब आपको ये विदित है कि रीतिकाल का जो समय है विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से अभिनीत किया है। किसी ने इसको ईस्वी सम्मत माना है और किसी ने ईस्वी में। इसलिए इस काल की एक विडंबना यह भी रही है कि विभिन्न विद्वानों ने इसको भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है। किसी ने इस काल को अलंकृत काल के नाम से, किसी ने श्रृंगार काल के नाम से और किसी आचार्य ने रीतिकाल के नाम से इसको संबोधित किया है। सर्वप्रथम हम इसी बात की चर्चा करते हैं। अब हम प्रश्न करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कौन सी मानी है? संवत में अगर हम उत्तर देते हैं या हमारे से पूछा जाता है 1700 विक्रमी से लेकर 1900 विक्रमी तक, 1700 से 1900 तक यानी 200 वर्ष का जो समय है रीतिकाल का है। और इसी को अगर हम ईस्वी में लेते हैं तो हमारा शुरू होता है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। तो यहाँ ईस्वी में भी 200 वर्ष का समय है और संवत में भी। नेक्स्ट प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से किसने पुकारा है? या रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल के नाम से संबोधित किया है। रीतिकाल किस आचार्य ने नाम दिया है? यानी कि रीतिकाल जो नाम है किस आचार्य ने दिया है? उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अलंकृत काल किस विद्वान ने रीतिकाल को दिया है? अलंकृत काल किस विद्वान ने रीतिकाल का नामकरण किया है? उत्तर है मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल के नाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, रीतिकाल को आधार मानकर रीतिकाल का वर्गीकरण कौन कौन से भागों में किया जाता है? रीतिकाल को आधार मानकर रीतिकाल का वर्गीकरण कितने भागों में और किन किन नामों से किया जाता है? रीतिकाल को तीन नामों के अंदर या 3 नामों के अंदर इसका वर्गीकरण किया जाता है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है, डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्यों की 3 कौन कौन सी कोटियाँ मानी हैं? नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने आचार्यों की 3 कौन कौन सी कोटियाँ मानी हैं? नंबर 1 उद्भावक आचार्य, नंबर 1 उद्भावक आचार्य, नंबर 2 व्याख्याता आचार्य, नंबर 2 व्याख्याता आचार्य, नंबर 3 कवि शिक्षक आचार्य, नंबर 3 कवि शिक्षक आचार्य। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि शिक्षक आचार्य किसे कहते हैं? यह कवि शिक्षक आचार्य कौन से कवि या आचार्य कहलाते हैं? उत्तर है जो काव्य शास्त्र को सरस रूप में अवतरित करें। जो काव्य शास्त्र को सरस रूप में अवतरित करें। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याख्याता आचार्य किसे कहते हैं? व्याख्याता आचार्य किसे कहते हैं? आंसर है जो स्थापित मत की व्याख्या करे। जो स्थापित मत की व्याख्या करे यानी उनसे पहले जिस आचार्य ने जिस मत की स्थापना कर दी थी उसकी विशेष व्याख्या करके उस बात को स्पष्ट करें। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्भावक आचार्य कौन कहलाते हैं?
उद्भावक आचार्य कौन कहलाते हैं? उत्तर है किसी नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले। किसी नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन करें, यानी ऐसे आचार्य जो किसी नई परिपाटी को प्रचलन या सिद्धांत को स्थापित करें, उसको कहेंगे उद्भव आचार्य। उद्भव कहते हैं विकास को, उत्पन्न करने को। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ? हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ? उत्तर है रीतिकाल। उत्तर है रीतिकाल। नेक्स्ट प्रश्न है, रीतिकाल में कौन कौन सी काव्य धाराएं प्रचलित थी? रीतिकाल में कौन कौन सी काव्य धाराएं प्रचलित थी? उत्तर है रीतिकाल में 3 प्रकार की काव्य धाराएं प्रचलित थी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। नेक्स्ट प्रश्न है, देव कवि ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की? देव कवि ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की? उत्तर है छल, यानी छल जो कपट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? रीतिकाल के कौन से कवि भारतेंदु जी के पिता थे? उत्तर है गिरधर दास। आंसर आपका गिरधर दास। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी सिंह किस कवि का वास्तविक नाम था? पृथ्वी सिंह किस कवि का वास्तविक नाम था? उत्तर है रसनिधि। उत्तर है आपका रसनिधि। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर मध्यकाल किस सीमा काल को कहा जाता है? उत्तर मध्यकाल किस काल को कहा जाता है? उसकी समय सीमा क्या है? उसकी समय सीमा क्या है? उत्तर मध्यकाल कहा जाता है रीतिकाल को। किसको कहा जाता है? रीतिकाल को। और इसका जो 200 वर्ष का समय है ईस्वी में है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी, यानी अलग अलग विद्वानों ने, किसी ने 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना, किसी ने 1650 से 1850 ईस्वी तक। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि रीतिकाल का जो समय है 200 वर्षों तक ही रहा। जैसे यहाँ हमने 1700 से लेकर के 1900 ईस्वी तक किया, अब संवत में किया, यानी जो भी आपको प्रश्न दिया जाए, आपने इस प्रश्न का जो समय सीमा वाला है, यहाँ पर ये विशेष ध्यान देना है कि आपका जो काल है, आपका जो समय है, 200 वर्षों का अंतर होना चाहिए, चाहे वो ईस्वी में पूछा जाए, चाहे संवत में पूछा जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं? रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं? केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, सेनापति, देव, पद्माकर आदि। यानी जो रीतिबद्ध, सिद्ध और मुक्त जो काव्य धारा है, उसी के अनुरूप मैंने पहले रीतिबद्ध कवियों को लिया है। और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, कई बार आप क्या करते हो कि रीतिबद्ध काव्य धारा के एक कवि को, 2 को याद कर लेते हो, इसी तरह से सिद्ध या मुक्त को। मेरा आपसे आग्रह है कि आप उस काल के सभी कवियों को याद करें, क्योंकि ये कोई आपकी प्राइमरी की परीक्षा नहीं है, नेट, जेआरएफ या आपके IAS HCS की परीक्षा है। इसलिए बारीकी से रीतिबद्ध परंपरा के अंदर चाहे 5 कवि हैं, 7 हैं, 8 हों, जितने भी पुस्तकों से आपको मिले, आप उन सभी कवियों के नाम याद रखें। इसी प्रकार से रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं? रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं? रीतिबद्ध 2 ही कवि हैं, बिहारी और रसनिधि। बिहारी और रसनिधि। या मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगी कि रीतिबद्ध कवि कौन से होते हैं? रीतिबद्ध कवि वे कवि होते हैं जो रीति सिद्ध कवि जो होते हैं, वे रीतिबद्ध कवियों की बनी बनाई परिपाटी का अनुगमन करते हैं। यानी उनसे पहले जो कवि थे, उन्होंने जो परिपाटी बनाई, उन्होंने रीति ग्रंथों का निर्माण नहीं किया, बल्कि पहले से बने हुए जो रीति ग्रंथ थे उनका अनुपालन किया। नेक्स्ट प्रश्न आता है,
रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं? रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं? उत्तर है घनानंद, आलम, ठाकर, बोधा, द्विजदेव। घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा है? उत्तर है केशवदास। उत्तर है केशवदास। इस प्रश्न को आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि किस रीतिकालीन कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? किस रीतिकालीन कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? आपका आंसर होगा केशवदास। केशवदास। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रीति मुक्त कवि ने रीति निरूपण के क्षेत्र में मौलिक उद्भावनाएं की? किस रीति मुक्त कवि ने रीति निरूपण के क्षेत्र में मौलिक उद्भावनाएं की? उत्तर है देव। नेक्स्ट प्रश्न है, रीतिबद्ध किन कवियों ने काव्यांग निरूपण करते हुए किन की रचनाओं में श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति देखने को मिलती है? यहाँ दो प्रश्न हैं कि किन कवियों ने काव्यांग निरूपण किया और उनकी रचनाओं के अंदर श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति मिलती है। तो श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति मिलती है केशवदास, चिंतामणि, देव, मतीराम। केशवदास, चिंतामणि, देव, मतीराम, यानी जो रीतिबद्ध कवि हैं उनकी रचनाओं के अंदर श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। वैसे तो रीतिकाल के लगभग सभी कवियों की रचनाओं के अंदर आपको श्रृंगारिकता के दर्शन होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, रीति सिद्ध किन कवियों की रचनाओं में रीति की छाप लिए हुए है? रीति सिद्ध किन कवियों की रचनाओं में रीति की छाप लिए हुए है? उत्तर है बिहारी और रसनिधि। उत्तर आपका क्या है? बिहारी और रसनिधि। ये बात मैं अभी ऊपर स्पष्ट कर चुकी हूँ कि बिहारी और रसनिधि ऐसे कवि थे जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, बल्कि जो पहले से आचार्य कवि थे या जो पहले वाले जो रीतिबद्ध कवि थे उसी परिपाटी को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट प्रश्न है, रीतिकाल में वीर काव्यों की रचना किन किन कवियों ने की? रीतिकाल में वीर काव्यों की रचना किन किन कवियों ने की? उत्तर है भूषण। ज़्यादातर पुस्तकों के अंदर भूषण कवि का ही एक कवि का नाम दिया जाता है, लेकिन इसके साथ दूसरे कवि हैं बांकीदास। बांकीदास। नेक्स्ट प्रश्न है, रीतिकाल में किन किन कवियों ने प्रबंधात्मक काव्यों की रचना की? रीतिकाल में किन किन कवियों ने प्रबंधात्मक काव्यों की रचना की? उत्तर है पद्माकर, भट्ट, सूदन, खुमान, जोधराज आदि। एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, रीतिकाल में किन किन कवियों ने प्रबंधात्मक काव्यों की रचना की? उत्तर है पद्माकर, भट्ट, सूदन, खुमान, जोधराज आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, रीतिकाल में नैतिक विषयों पर काव्य रचना किन किन कवियों ने की? रीतिकाल में नैतिक विषयों पर काव्य रचना किन किन कवियों ने की? उत्तर है वृंद, राम सहाय दास, वृंद, राम सहाय दास, दीनदयाल गिरी, गिरधर कविराय, घाघ बढ़ूरी। देखो घाघ का ही नाम सुनते हैं हम ज़्यादातर, लेकिन इनका पूरा नाम है घाघ बढ़ूरी, बैताल आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, केशवदास की रामचंद्रिका को छंदों का क्या कहा जाता है? यानी जो रामचंद्रिका है उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है छंदों का अजायब घर। यानी केशवदास जी की जो रामचंद्रिका है अत्यंत प्रसिद्ध रचना है, उसको छंदों के अजायब घर के नाम से भी
पुकारा जाता है, जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं? शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। कौन है? भूषण। नेक्स्ट प्रश्न, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है प्रशस्ति पर्क। प्रशस्ति पर्क। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका किसकी रचना है और उस कवि का रचना काल क्या है? उस कवि का रचना काल क्या है? यानी रामचंद्रिका रचना जो है केशव दास ने लिखी और यहाँ पर केशव दास का जन्म और मृत्यु दोनों दिखाए गए हैं। कई बार क्या करते हैं कि एक कवि की जो रचनाएं हैं उनका मिलान करवाते हैं, कई बार कवि की जन्म तिथि से या मृत्यु से भी मिलान करवाते हैं। इसलिए इस टाइप के जो प्रश्न बनते हैं 4-5 रचनाओं पर मैंने उनको तैयार किया। रामचंद्रिका रचना है केशव दास जी की और केशव दास का जो समय है 1595 से 1617 ईस्वी। 1595 ईस्वी से 1617 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहारी सतसई किसकी रचना है? ये सबको विदित है, बिहारी जी की। बिहारी दास नहीं है, बिहारी लाल हैं, बिहारी लाल जी की। और इनकी समय सीमा है 1595 ईस्वी से 1663 ईस्वी। 1595 ईस्वी से 1663 ईस्वी। नेक्स्ट रचना है, ललित ललाम किसकी रचना है? ललित ललाम किसकी रचना है? उत्तर है मतीराम और इनकी समय सीमा है 1617 ईस्वी से 1693 ईस्वी। 1617 ईस्वी से 1693 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, जगत विनोद किसकी रचना है? जगत विनोद किसकी रचना है? उत्तर है पद्माकर। आंसर आपका पद्माकर। इनकी समय सीमा है 1757 ईस्वी से 1833 ईस्वी। 1757 ईस्वी से 1833 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, रसराज किसकी कृति है? रसराज किसकी कृति है? उत्तर है मतीराम। उत्तर है मतीराम। नेक्स्ट प्रश्न है 29 का, रीतिकाल के किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे? रीतिकाल के किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? उत्तर है बिहारी। उत्तर है बिहारी। ये आपको पता है कि बिहारी लाल जो हैं रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भैरव नायिका भेद का रचनाकार कौन है? भैरव नायिका भेद का रचनाकार कौन है? उत्तर है रहीम। और रहीम ने किस प्रकार के काव्य की रचना की? नीति परक काव्य की रचना की है। नेक्स्ट प्रश्न, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। दोबारा से देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पंक्ति है और मोस्टली पूछी जाती है। अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। उत्तर है रसलीन। आंसर है आपका रसलीन। नेक्स्ट प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय क्या है? रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय क्या है? उत्तर है नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण। नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण। ये आपको पता है कि रीतिकाल का एक नाम श्रृंगार काल भी है और श्रृंगार कौन करती हैं? नायिकाएं करती हैं। इसलिए इस काल के सभी कवियों का, या यूँ कहें कि अधिकतर कवियों का जो काव्य विषय रहा है क्या है? नायिकाओं का नक्षिक वर्णन। नेक्स्ट प्रश्न है, रावरे रूप को रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिए। रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिए किसकी पंक्ति है? उत्तर है घनानंद। उत्तर है घनानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि प्रिया किसकी रचना है? कवि प्रिया किसकी रचना है? केशव दास। किसकी है? केशव दास। अब नेक्स्ट प्रश्न, अब आपको मैं ये भी बता देती हूँ
कि केशवदास की एक रचना है जिसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है, वो कौन सी है? रामचंद्रिका। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि एक कवि की जितनी भी रचनाएं हैं 5 या 7 आपको सारी याद होनी चाहिए। अगर 7 रचनाएं हैं, आपने 6 रचना याद कर ली और 7वीं रचना परीक्षा में आ गई तो 6 रचना याद करने का कोई औचित्य नहीं है। और आपको बता दूं रीतिकाल में बहुत ज़्यादा कवि भी नहीं है, थोड़ा सा समय है 200 वर्ष का ही। और इन कवियों की भाषा एक ही रही है, ब्रिज भाषा। इसलिए इन कवियों को 3 भागों में पहले से ही बांट दिया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। काव्य विषय लगभग सभी कवियों का सेम है, तो आपको इन चीज़ों में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। सिर्फ 2-3 बार आप इनकी अच्छे से रीडिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रीतिबद्ध कौन है, रीति सिद्ध कौन है और रीति मुक्त कौन है। जब आपने कवियों को 3 भागों में डिवाइड कर लिया तो उनकी जो रचनाएं हैं ऑटोमेटिक उसमें उनका विभाजन हो जाएगा और उनका काल भी उसी के अनुरूप रहेगा, क्योंकि रीतिबद्ध सबसे पहले आता है, फिर आता है रीति सिद्ध और फिर रीति मुक्त। जब आपसे परीक्षा में मिलान का प्रश्न पूछा जाए तो आप उसी सीरीज को उठाना, पहले रीतिबद्ध, फिर रीति सिद्ध और फिर रीति मुक्त। वो कवियों का क्रम भी उसी अनुसार चलता है। इसलिए जब आप पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ करो, उसका जो मुख्य पृष्ठ है उसमें कवि का नाम, कवि का जो समय सीमा है, कवि की जन्म तिथि है, मृत्यु है, या उसके बाद जो उसकी रचनाएं आती है उनको विस्तार से पढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों का सही कर्म क्या है? रीतिकालीन कवियों का सही कर्म क्या है? आपको रीतिकाल के बहुत सारे कवि उल्टे पुल्टे दे दिए जाएंगे और आपने उनको उसी तरतीब से लिखना है। अब जैसे इसका सही कर्म होगा चिंतामणि, केशवदास, बिहारी, पद्माकर। ये कवि दे रखे हैं, मान लो पहले पद्माकर दे दिया, फिर केशवदास, फिर चिंतामणि, फिर बिहारी। आपको उसको सीरीज में लगाना है। आपने देखना है कि सबसे पहले रीतिबद्ध काव्यधारा का कवि कौन है? चिंतामणि। चिंतामणि के बाद केशवदास आते हैं और फिर रीति सिद्ध काव्यधारा में बिहारी और रीति मुक्त काव्यधारा के अंदर पद्माकर। तो इस क्रम में आपने कवियों को अच्छे से लगाना है। ये आपका जो क्रम है आपसे पूछा जाता है। अब आपको ये पता है कि इन कवियों का क्रम ऐसे है, जो आपके पास जन्म तिथि दे रखी है, डेट दे रखी है, तो उससे आपको प्रश्न सोल्व करने में आसानी हो जाएगी कि पहले ये कवि है तो इसकी ये जन्म तिथि होगी, उसका नेचुरली जन्म भी पहले ही होगा, मृत्यु चाहे उसकी बाद में हो जाए, लेकिन हमने तो पहले जन्म से लेना है उन कवियों का जो कर्म है और फिर उनकी मृत्यु की तरफ जाना है। आज का मेरा जो वक्तव्य था इसमें मैंने 40-50 क्वेश्चन जो हैं आपके अति लघुत्तरात्मक लिए हैं। ये रीतिकालीन पर आधारित अति लघुत्तरात्मक प्रश्नमाला का पहला भाग था। इसके मेरे अनुसार 3 या 4 भाग और बनेंगे जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर ही आधारित होंगे। उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, क्योंकि अगर मैं एक प्रश्नमाला को 1.5 घंटे की, 2 घंटे की यानी 200 प्रश्न इकट्ठे दे देती हूँ तो मुझे बच्चों के बार बार फ़ोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, और मेरा मानना ये है कि अगर लिखित में आपके पास हो तो आप पढ़ते रहो, सुनते सुनते शायद बोर भी हो जाते हो। इसलिए मैंने ये बना लिया कि 2 या 3 प्रश्नमाला 200-250 प्रश्नों की बनाऊँ। उससे अच्छा क्या है कि 50-50 प्रश्नों की मैं प्रश्नमाला बनाऊं। मेरा उद्देश्य सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करना है, क्योंकि आपको जितना लाभ मैं पहुंचा सकूं, मेरे वक्तव्य का भी यही उद्देश्य है और यही मैं चाहती हूं। और मैं आपसे पुनः आग्रह करती हूं कि जिन विद्यार्थियों को मेरी पीछे की वीडियोस नहीं मिली हैं या जिन्होंने किसी वजह से नहीं देखी है, उनको पता नहीं चला, यूट्यूब पर जा कर के आप डॉक्टर सुशीला आर्या के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। उसके बाद आपको मेरी सभी जितनी भी वीडियोस मैंने अभी तक 30-35 डाली हैं आपको मिल जाएंगी। और मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ मैं जो पेपर पढ़ाती हूँ उन्हीं का नहीं,
आपके नेट की परीक्षा में जो 100% सिलेबस है, 100% जो सिलेबस है, मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं आप लोगों के लिए नेट और जेआरएफ को अति सुलभ बना दूँ, आसान बना दूँ, ताकि आप